वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हैं इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडिया। सी राजा मोहन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टेररिज्म एंड यूनाइटेड नेशंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर एक आर्टिकल हैं। आज कोविड वैक्सीन को सबसे पहले हम देखेंगे एंड वी हैव ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़ा हुआ भी एक टॉपिक है। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कॉर्बेवैक्स नाम की एक कोविड वैक्सीन है। इस वैक्सीन को बनाती है जो कंपनी, इसका नाम है बायोलॉजिकल ई, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा कि बायोलॉजिकल ई की जो दवाई है इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स हैं उसमें आपको ये कंपनीज के नाम और उनकी वैक्सीन के नाम जो हैं उसका एक मैच द फॉलोइंग जो है वो दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ी अलग अलग जो भी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं और अप्रूव होती रहती हैं, तो उन कंपनी के नाम और वैक्सीन का नाम जो है वो आप कहीं पर लिख लीजिएगा और उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ईजी टू अचीव। इसमें आपको फटाफट 2 मार्क मिल जाएंगे, इजंट इट? ओके। अब दिसंबर में ये जो कॉर्बेवैक्स हैं उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन, यानी कि इसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप एडल्ट्स के लिए, जो 18+ सेगमेंट है उसके लिए इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अब कोविड सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है हमारे देश की, उसका एक रिकमेंडेशन आया और रिकमेंडेशन ये है कि ये जो कॉर्बेवैक्स हैं इसका इस्तेमाल 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें, प्रेग्नेंट महिलाओं में, अन्नपत्र लैक्टेटिंग मदर्स में, तो ये 3 कैटेगरीज में इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है। और ये काफ़ी एक अच्छा रिकमेंडेशन है क्योंकि जो नई माता है और जो प्रेग्नेंट महिला है, तो उनमें वैक्सीन को लेकर है ना हेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ कि हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को भी एक्सपांड करना, हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी हम वैक्सीनेट कर दें ताकि ये कोविड जो है ये नए नए रूप, नए नए वर्जन्स लेकर ना आए। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, वेन से हम आई मीन टू से कि हमारा देश भी चाहता है, दुनिया भी चाहती है कि पोस्ट कोविड नॉर्मल से ये कोविड जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और एक नया नॉर्मल आ जाए। और ये तभी हो पाएगा जब वैक्सीनेशन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वैक्सीन्स, जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, इसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा लोगों को हम फटाफट कम समय में वैक्सीनेट कर पाएंगे। जून 2021 की बात है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कॉर्बेवैक्स हैं इसके 300 मिलियन डोजेस का, 300 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। और फरवरी के एंड में, यानी कि इसी महीने, हमें 60 मिलियन डोजेस जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हमारे देश में भी वैक्सीन जो है वो बनती है। भारत बायोटेक जो है वो 50 to 60 मिलियन अपनी जो कोवैक्सीन है उसको बनाता है। अगेन रिमेंबर, भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन। और ये बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स, ठीक है। एंड वी हैव कोविशील्ड एज वेल। तो कोविशील्ड जो है वो कौन बनाता है बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। और अगर पॉसिबल हो तो ऐसा एक मैच द फॉलोइंग भी बना दीजिए, दूसरी जो भी वैक्सीन हैं, फाइजर की वैक्सीन का नाम क्या है, एक्सेट्रा। ओके। तो हमारे देश में ये कोवैक्सीन तो बन ही रही हैं और ये अब हमें कॉर्बेवैक्स भी मिलेगी। तो 50 to 60 मिलियन डोजेस जो है भारत बायोटेक बनाता है। और ऊपर से जब रेडीमेड डोजेस बाहर से आएंगे तो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी और इसका फ़ायदा यही होगा कि हम जो बूस्टर डोज हैं उनको भी एक्सपांड कर पाएंगे। जो कोवैक्सीन है, जिन्होंने कोवैक्सीन ली है ऑलरेडी, तो उनको बूस्टर डोज चाहिए तो उनको दिया जा सकता है। और जो ऐसा व्यक्ति हैं जिनको पहली वैक्सीन देनी है तो हम कॉर्बेवैक्स भी दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है बेसिकली चॉइस जो है वो बढ़ जाएगी। और हमें ये याद रखना है कि पेंडेमिक जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पेंडेमिक तब ख़त्म होगा जब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होगा, यानी कि सभी को वैक्सीनेट किया, जितने भी एलिजिबल लोग हैं सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा, तब होगा। दूसरी चीज़, जब हम ये अचीव कर ले तो क्या हमें बैठ जाना? नहीं। उस टाइम के बाद भारत को वैक्सीन्स जो हैं वो दूसरे देशों को, दूसरे नेशंस जो हैं जो वैक्सीनेशन नहीं बना सकते, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, जो गरीब देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, एशिया के बहुत सारे देश हैं, वहाँ तक
वैक्सीनेशन जो है वो पहुंचानी है। तो ये चीज़ करने के लिए वी नीड मोर ऑप्शंस, और ये धीरे धीरे ऑप्शंस जो हैं वो आने लगे हैं। तो आई होप दिस इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक इज़ क्लियर। दोस्तों, हमारी 2 चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉर एवर। कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है फॉर एवर पर, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। स्टेट्स ऑफ यूनियन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एक मीटिंग होने वाली है, इसका नाम है दिल्ली मीट, राइट। इसका ऑफिशियल नाम ये है नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग में कौन कौन पार्ट लेंगे? ओपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स, जैसे कि बड़े बड़े नाम की बात करें तो चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और M.K. स्टैलिन। और ये जो ऑपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर क्या डिस्कस करने वाले हैं? वो संघीय ढांचा जो है हमारा, फेडरलिज्म जो है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म हैज़ टू बी आर्टिकुलेटेड थ्रू द प्रिज्म ऑफ गवर्नेंस एंड व्हाट मेक्स फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ईच एरिया। अगर हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे देश में एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप कह लीजिए, और हर एक राज्य की भी सरकार है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एक्सेट्रा। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो पढ़ने को मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप खुद पढ़ें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा है कि स्टेट्स जो हमारे देश के राज्य हैं और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। इसमें थोड़ा बहुत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका थोड़ा झुकाव यूनियन की तरफ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कहना, इशारा यही है कि दोनों जो हैं वो सेम है। स्टेट गवर्नमेंट अपने डोमेन में पावरफुल है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने डोमेन में पावरफुल है, और दोनों को मिलकर काम करना है। क्योंकि हमारे देश में यूएसए जैसा नहीं है। यूएसए एक ऐसा देश है जो अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक देश को बनाया है, और हमारे देश में ऐसा है कि हमारा देश था और हमारे देश ने अलग अलग राज्यों को बनाया है। तो हमारे कोई भी राज्य जो है वो देश से अलग नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलेगी, वो बार बार पढ़नी पड़ेगी, आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी, तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। एनीवे, तो अब अगर हम फेडरलिज्म की बात, मीन्स ये जो दिल्ली मीट होने वाली है और इसमें ओपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो इसके बारे में बात करने वाले हैं, फेडरलिज्म के बारे में, तो इट इज़ ए गुड थिंग, राइट। गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। कुछ अच्छे एग्जांपल्स की बात करें, राइट, कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करती है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर फिलहाल जो करंट चल रहा है तो दैट इज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब देखिए कैसे अच्छी तरीके से इसको रोल आउट किया जाता है। फिर PDS वाला जो ये जो फूड, जो अनाज की दुकानें हैं जहाँ पर आपको राहत दर पे या फिर सस्ते दर पर आपको अनाज मिल जाता है, राइट, राशन कार्ड की दुकान जिसको हम कहते हैं, तो वो भी जो एक जनरली स्पीकिंग इतने बड़े देश में अच्छी तरीके से ही काम कर रही है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन के दौरान भी ये किया था। आपको पता होगा कि थोड़ा याद हो अगर, तो एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था कि अलग अलग देश, अलग अलग राज्य जो हैं हमारे, वो कुछ देश को अप्रोच कर रहे थे कि हमें वैक्सीन दे दीजिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप अलग अलग डील्स जो हैं ऐसी नहीं कर सकते, जो भी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उसको, और देश में भी जो प्रोडक्शन होगा वैक्सीन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसमें थोड़े बहुत इश्यूज हुए थे, लेकिन मैं अब उतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। उस टाइम पर वो इश्यूज थे, आज वो इश्यूज नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी वैक्सीन जो हैं उसकी फिर सप्लाई जो है वो करने लगा, सभी को एक इक्वल अमाउंट में स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करने लगा। तो ये एक अच्छी तरीके से। देन वी हैव ऑफ कोर्स जीएसटी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फेडरलिज्म का। तो ये कुछ अच्छे एग्जांपल हैं, इसमें से हम कुछ सीख ले सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनसे भी हम सीख ले सकते हैं, जैसे कि
जो किसानों के साथ जुड़े हुए 3 बड़े रिफॉर्म्स थे, तो फाइनली सरकार को क्या करना पड़ा, इनको डिलीट करना पड़ा। और ये एक बैड एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, इन द सेंस कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं यहाँ पर कसूर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही निकालूंगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विषय पर राज्यसभा में प्रॉपर डिस्कशन जो है वो नहीं की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की होती और इसको प्रॉपर डिस्कस किया होता। अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस वाला वीडियो देखते हैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 58% जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी और एलाइड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो फार्म रिफॉर्म्स थे वो 58% पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला। और इसके ऊपर अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे कि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली चीज़ जो है उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन ना हो, तो लोग जो हैं वो गुस्सा होंगे ही। तो यही हुआ। तो ये एक एग्जांपल है कि जब भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बिल्स हो, इनफैक्ट सभी बिल्स में ऐसा होना चाहिए, लेकिन खास करके जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उसमें एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए और बुरे पॉइंट्स जो हैं उनको डिलीट करना चाहिए। फिर सेसेस एंड सरचार्जेस के बारे में भी मैंने काफ़ी बातचीत की है, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई एम एज्यूमिंग के मोस्ट ऑफ यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट। अगर आज आप नए स्टूडेंट हैं, आज का पहला दिन है, तो बी लिटिल बिट पेशेंस विद दिस सीरीज, राइट। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपको थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा इसके साथ, पहला ही दिन में सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं, क्योंकि वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स हियर, यू विल नोटिस टुडे। तो सेसेस एंड सरचार्जेस जो हैं उसमें ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लगाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का के पास ही ये सेसेस और सरचार्जेस के पैसे रहते हैं। तो ओवरऑल कोविड के टाइम पर रेवेन्यू कलेक्शन कम रहा, तो सरकार को तो सेसेस एंड सरचार्जेस से थोड़ी राहत मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन राज्य सरकारों को इसमें नहीं मिली। तो राज्य सरकारों की ये डिमांड रहती है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप सेसेस एंड सरचार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी उसमें से कुछ जो है वो, हमारे साथ भी कुछ एक हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये भी एक चीज़ है जो दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हाल ही में कल हम बात कर रहे थे ये IAS IPS वाला जो इश्यू चल रहा है, तो वी नो कि अगर ऐसा किया गया तो फिर अगेन फेडरलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं और इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें जो हैं उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो रेगुलरली हों, ताकि ऐसे इश्यूज़ जो हैं ये बड़े इश्यूज़ ना बन जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो बड़े ना बन जाए। एंड ये जो अपोजिशन के लीडर्स मिल रहे हैं उनको ये याद रखना है कि उनकी अगर जेन्युइनली वो मिल रहे हैं फेडरलिज्म को लेकर, तो फेडरलिज्म के बारे में बातचीत होनी चाहिए। फिर बीजेपी को अटैक या फिर बीजेपी से ही लिमिटेड रहेंगे, तो जो बीजेपी से भी बड़ी बात है दैट इज संघीय ढांचा, उसके ऊपर बातचीत अगर करे तो अच्छा होगा। फिर ये एक प्रकार का ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल तू मैं जैसे सिचुएशन ना हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और लेट्स होप कि यहाँ पर फेडरलिज्म को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पायोनियर का एक आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब भारत ने फिर से यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स को यानी कि UN मेंबर्स को भारत ने फिर से ये कहा है कि हम ये जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, आज का काम जो है वो कल करेंगे और ये कल जो है वो कभी नहीं आ रहा है। तो अब हमें इस प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ देना चाहिए और अब हमें कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म को कंप्लीट कर देना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT। दोस्तों 1986 में भारत ने ये प्रपोजल रखा था। भारत ने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस को दिया और कहा कि हमें टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होना चाहिए इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ। पता है उस टाइम पर ये जो दुनिया के जो वेस्टर्न देश हैं वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट इज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपके वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू चल रहा है आपके वहाँ पर, इसीलिए ये हो रहा है। आपके भारत कहता था कि देखिए कश्मीर में और उन सारी जगहों पर ये टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं हमारे देश में, वो USA कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। UK भी नहीं मानता था इस बात को और कहता था कि नहीं ये तो आप पुलिस को स्ट्रांग बनाइए, आप ये कीजिए वो कीजिए, ये छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर मत आइए। तो भारत बहुत ही चिंतित था उस टाइम पर।
लेकिन ये सारे देशों ने कोई इसको सीरियसली नहीं लिया। अब भारत हमारे जो दिनेश शेटिया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को कहा है कि द वर्ल्ड बॉडीज इनएबिलिटी टू एड्रेस द स्क्राउज casts doubts on its relevance to discharge its obligation under UN Charter। कि ये जो यूएन जनरल असेंबली है उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो प्रश्न उठते हैं, लोगों को डाउट अब होने लगे हैं, दुनिया को डाउट होने लगा है, बहुत सारे देशों को डाउट होने लगा कि क्या ये आज के ज़माने में रेलेवेंट है, क्या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हमें चाहिए, क्या यूएन हमें चाहिए, या फिर यूएन अगर हमें रखना है तो फिर इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसको अपग्रेड बनाने की ज़रूरत है। आज यूएन जो है वो कितना 75 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन हो चुका है। तो आज के ज़माने के जो चैलेंजेस हैं वो अलग हैं, और यूएन जब बना था तब के चैलेंजेस अलग हैं। तो उसी पुरानी रीत से हम आज के और नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स अ कॉमन मैटर ऑफ कॉमन सेंस, इजंट इट? It has expressed concern that the world body has neither agreed on a common definition of terrorism nor laid down a coordinated policy to tackle out and root out the global scourge. You'll be shocked to know this fact कि आज भी यूनाइटेड नेशन के पास कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिससे हम टेररिज्म को एक्सप्लेन कर सकें, टेररिज्म को समझ सकें। आपके पास आपने इट्स लाइक आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, तो फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपने टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर सभी देशों ने एग्रीमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि आज भी टेररिज्म को लेकर जो है वो हम सब के विचार अलग अलग हैं। और टेररिज्म फैलाने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके विचार एक जैसे हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, लेकिन जो अच्छे साइड हैं दुनिया की उसको नहीं पता कि उनको क्या करना है। ये सिचुएशन है। अब 1986 में जब हमारे प्रपोजल को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता था, या फिर हमारी बात को रिजेक्ट किया गया, ये यूएस और कहते थे लॉ एंड ऑर्डर वाला जो अपनी एग्जांपल दिया आपको, उस टाइम पर अगर यूएन जो है वो राइट टाइम पर एक्शन लेता तो शायद आज जम्मू एंड कश्मीर की जो हालत है ऐसी नहीं हुई होती। और आज तक अभी तक जो वहाँ पर सिचुएशंस हुई हैं, टेररिज्म के अटैक, वहाँ के लोग जितने परेशान हैरान हुए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसी समय पर पाकिस्तान जो है उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रिपेयर करना, उसको प्लान करना, उसको रोल आउट करने की शुरुआत जो है वो 1980 से ही की थी। उसके कुछ समय पहले इफ़ यू गो बैक टू 1970s, तो 1970s में ऐसा था कि ये जो यूएसएसआर हैं, सोवियत संघ, तो ये अलग अलग एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो अफ़गानिस्तान जो है वहाँ तक पहुँच गया था, और अफ़गानिस्तान की मदद यूएसए कर रहा था। अब डायरेक्टली तो यूएसए वहाँ पर नहीं आ सकता, तो यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान को पैसे दिए, और कहा कि आप अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कीजिए और यूएसएसआर के खिलाफ एक युद्ध लड़िए और उनको हराइए। फाइनली यूएसएसआर जो है वो चला गया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया पता है? पाकिस्तान ने ये जो पैसे आ रहे थे, जो इक्विपमेंट्स आ रहे थे यूएसए से, तो इन पैसों का इस्तेमाल यूएसएसआर को हटाने के लिए किया ही, लेकिन कुछ पैसे और कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो साइड में रखे, और इनका इस्तेमाल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाने के लिए किया। फिर उसी समय पर ये अफ़गानिस्तान का जो इश्यू था, अफ़गानिस्तान यूएसएसआर का, तो उसी समय पर पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया और इसको एक इस्लामिक मूवमेंट बना दिया। और फिर धीरे कुछ समय के बाद ये ओसामा बिन लादेन आ जाता है, वो एक नया रंग रूप देता है, एक नई स्पीड देता है इसको, और पाकिस्तान जो है वो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक प्रकार का अपने देश के हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करने लगा। फिर दुनिया को धीरे धीरे इसके बारे में पता चला, और दुनिया जो है वो जानने लगी। 1999 में यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने यूएन जनरल असेंबली में ये कहा था कि हमें टेररिज्म के चैलेंज को बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसका कुछ एक सभी देश मिलकर काम करें और इफेक्टिव सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए, वरना ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बिल क्लिंटन साहब ने ये कहा। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने भी एक रेजोल्यूशन पास किया 2 अक्टूबर 1999 को, लेकिन फिर ये आगे नहीं बढ़ पाया, फिर इसमें कुछ इतना खास कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ समय के बाद, एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया जानती है कि 9/11 हुआ 2001 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स जो हैं उसमें प्लेन जो टकरा गए, मीन्स उनको वहाँ पर एक प्रकार का टारगेट बनाकर हिट किया गया,
एंड देन वी नो कुछ समय के बाद बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइज अटैक्स की बात करें तो 2008 में हमारे देश में 26/11 हुआ, 2015 में पेरिस अटैक हुआ, चार्ली हेब्दो वाला केस, फिर पेशावर में 2015 के आसपास की ही बात है। थोड़ा पहले आई थिंक 14 और 15 के समय में ऐसा हुआ कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने 150 लोगों को मार दिया, इसमें 130 स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे थे पेशावर में, पाकिस्तान में। नाइजीरिया में बोको हराम जो है वो हज़ारों लोगों को मार चुका है, आईसिस जो है ये हज़ारों लोगों को मार चुका है। और शर्म की बात यह है कि आज चाइना जैसा देश पाकिस्तान को सारा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करा। अब दुनिया के बहुत सारे देश ये जानते हैं, ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है ये हब है टेररिज्म का। जो 26/11 के जो परपिट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये 26/11 कंडक्ट करवाया, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मिलती है। वो खुले घूम रहे हैं, वो अगर जेल में भी हैं तो जेल में सारी फैसिलिटी, मीन्स 5 स्टार से कम फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है उनको जेल में। ऐसे देश को चाइना जो है वो सपोर्ट करा। चाइना इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की परवाह नहीं करता। चाइना इज़ गैम्बलिंग विद ए वेरी डेंजरस थिंग। ये पाकिस्तान जो है वो पहले यूएसए के साथ भी ऐसा किया था। यूएसए के एक छोटे बच्चे की तरह उसके साथ खेलता कूदता था और सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली, और फिर यूएसए जो हैं उसको भी लात मार दी। चाइना के साथ ऐसा करा, जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा चाइना के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है वो नए लेवल तक पहुंच जाएगा। जो ये गलती 86 में की और आज यहाँ तक पहुंच गया है पाकिस्तान, और आज जो चाइना गलती करेगा तो ये सारी गलतियाँ जो हैं वो आने वाले भविष्य में हमें एक बहुत बड़े हर्डल के तौर पर देखने को मिलेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये यूएन जो है उसको रिफॉर्म करें, उसको अपग्रेड बनाएं, और टेररिज्म को लेकर जो है इसके ऊपर एक सीरियस डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए, और सीरियसली हमें इस ये डिफाइन भी करना है और इसको एलिमिनेट भी एक साथ ही कर सकते हैं। देखिए, टेररिज्म एक विचार है, तो विचार को विचार से ही मारा जा सकता है। तो अगर आतंकवादी ये कहते हैं कि लोगों को मार दो धर्म के नाम पर, तो हम सभी को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो हैं, तो सभी को ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, इसको और ज़्यादा बूस्ट करने की, इसको फैलाने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, गेमिंग एंड बैनिंग। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इतना कोई ख़ास इन द सेंस के इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। कुछ साल पहले की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर की ही बात है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने, यस इट इज़ अबाउट लास्ट ईयर, मद्रास हाई कोर्ट ने जो रमी एंड पोकर गेम है तो इसको बैन करने की कोशिश जो वहाँ की सरकार यानी कि कर्नाटका सरकार ने की थी, तो इस चीज़ को इनवैलिडेट कह दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे गेम्स को बैन नहीं कर सकते। अब ऐसा ही एक केस देखने को मिल रहा है। कर्नाटका की जो सरकार है, उन्होंने, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑनलाइन गेमिंग को, पे अटेंशन, इट्स नॉट गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग को प्रोहिबिट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर फिर से ये जो स्टेट की हाई कोर्ट है, इसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे लोगों को एडिक्शन हो जाता है, जैसे कि गेमिंग है, गैम्बलिंग है। कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था। पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, राइट। इट्स अबाउट हैबिट। हैबिट के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो एंजी बैखमैन नाम की एक महिला थी, हाउसवाइफ थी यूएसए में, और उसकी स्टोरी है कैसे वो हर रोज़ 1 घंटे के लिए, ये एक नियर बाय एक जगह ऐसी थी, एक सॉर्ट ऑफ नॉट कसिनो लाइक पब टाइप जगह थी, वहाँ पर ये आप जुआ खेल सकते हैं। तो शी यूज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड और बहुत पैसे भी कमाती थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। तो अब प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकार या फिर जो सरकार है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारे ऊपर इस प्रकार के रूल्स नहीं लगा सकती। हाँ, जुआ खेलना जो है वो बुरा है, हमारे पास हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और हमने देखा भी है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद ही ये चीज़ आती है, तो आप उनको कैसे भी करें, आप चीज़ों को बैन कर देंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे। वो फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, क्रिकेट चल रहा है तो उसके ऊपर जुआ चलता है,
तो जुआ एक ऐसी चीज़ है जो चलेगा ही चलेगा, इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हर कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग तो होंगे ही जो गैम्बलिंग करेंगे ही। तो क्यों ना इसको हम लेजिट बना दें, क्यों ना हम इसको गवर्नमेंट बैक्ड बना दे, यानी कि सरकार इसकी छूट दे दे। सरकार को एटलीस्ट इस पर टैक्स तो मिलेगा। अभी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, अभी जो भी हैं वो करप्शन से, मीन्स कोई पकड़ा गया गैमलिंग खेलते हुए तो उनको फिर पकड़ा जाएगा और पैसे लिए जाएंगे और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, वो भी वही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी यही कंटिन्यूएशन में होता रहेगा। कुछ केसेस जो हैं वो दिखाने के लिए फाइल भी किए जाते हैं। तो अगर सरकार इसको लीगल बना दे तो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ जाकर व्यक्ति जो है वो, हर अब पूरा देश जो है वो गैमलिंग करने लगेगा, ऐसा नहीं है। एडल्ट्स जो हैं वो गैमलिंग अगर उनको लगता है कि उनको करना चाहिए तो फिर वो करें। ये छूट जो है वो सरकार को देनी, इसके बारे में सरकार को सोचना है। इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यही होना चाहिए, लेकिन वी कैन हैव ए डिबेट ऑन दिस थिंग कि क्या ये होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर डॉग रेस, हॉर्स रेस, वे सभी स्पोर्ट्स के ऊपर गैमलिंग होता है, लीगल गैमलिंग होता है। आप लीगल शॉप में जाएंगे, वहाँ से टिकट खरीदेंगे, बैट लगाएंगे, राइट, और टैक्स पे करेंगे जो भी आप कमाएंगे उस पर और बैटिंग के ऊपर। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो वी नीड टू थिंक समथिंग लाइक दैट। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये भी लेजिटिमेट बिजनेस है। आप कोई लेजिट बिजनेस को ऐसे बैन नहीं कर सकते। और गैम्बलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप ऑनलाइन गेमिंग को गैम्बलिंग के तौर पर कंफ्यूज करके उनको रोक रहे हैं तो दैट विल नॉट हेल्प। और ये एक इंडिविजुअल चॉइस भी है कि उनको ऑनलाइन गेम खरीदनी है, मीन्स खरीदनी है, खेलनी है, और खेलते खेलते 6 महीने तक वो उसने खेला और फिर लगा कि चलो मैं आज इसके ऊपर कोई शर्त लगाता हूँ, तो वो उस इंडिविजुअल की चॉइस है, राइट। फिर जो भी उसके साथ होगा तो फिर वो ही और शी हैज़ टू सफ़र। अगर वो पैसे कमाएंगे तो वो एंजॉय करेंगे, और कर्ज में जाएंगे तो फिर वही डूबेंगे। तो फिर ये चीज़ जो है वो अब एडल्ट्स हैं तो फिर उनके ऊपर ही छोड़ देनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों में फिर स्टेट गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। सी राजा मोहन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं इसमें। दोस्तों, ट्रेड डील, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, क्वाड की मीटिंग भी हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो एक ट्रेड डील करने वाले हैं। और फिलीपाइंस के साथ हमारी ब्रह्मोस डील जो है वो हमने साइन करी। इनफैक्ट ये वाला जो है ना, इंडिया फिलीपाइंस और ये ब्रह्मोस डील, इसको लेकर मैंने एक लेक्चर भी बनाया है। कल मैंने इसको लॉन्च किया था क्यूरियसली फॉरएवर पर। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देता हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये पूरी डील जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, क्यों ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हमने फिलीपाइंस को दी, एक्सेट्रा। ओके, अब ये जो दो चीज़ें हुई है, ट्रेड डील और ये आर्म्स डील या फिर मिलिट्री एक्सपोर्ट डील, दिस इज़ लाइक ए न्यू स्टेप, ए न्यू जोनरा। अभी तक क्या था कि ये चीज़ हमारी एक वीकनेस थी, भारत की फॉरेन पॉलिसी की वीकनेस, के अच्छी अच्छी ट्रेड डील्स, और अभी तक तो हम सारा सामान खरीद ही रहे थे, मिलिट्री का सामान। अब हम एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज़ ए फर्स्ट बिग स्टेप। तो ये एक अच्छी दिशा में जा रहा है। भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके दो पिलर्स हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग इट्स नेशनल एंगेजमेंट विद द रीजन, के देश जो है वो अलग अलग इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग रीजन पर ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाए, यानी कि ज़्यादा लेती देती हो। और सेकंड जो है, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स विद लाइक माइंडेड नेशंस, जो देश हमारे जैसे हैं, जो देश हमारी तरह सोच रहे हैं, तो उनके साथ मजबूत पार्टनरशिप। अब पहले कैसा था कि पहले या तो आप यूएसए की अम्ब्रेला में थे या फिर यूएसएसआर की अम्ब्रेला में थे, ऐसी टीम्स हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसी कोई टीम्स नहीं है। यूएसए भी एक फ्रेश तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। यूएसए ये चाहता है कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन आप देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर, ये कितना बड़ा रीजन है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इसको लेकर प्रश्न पूछा था और आपने क्या खूब आंसर्स भी लिखे हैं। तो देखिए, ऐसे चीज़ें काम आती हैं। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और फिर जब ये टॉपिक्स आते हैं ना, तो जिन लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने जिस गहराई से इस चीज़ को समझा और आज समझेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने रिसर्च नहीं की है, जिसने आलस की, वो आज इस गहराई से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा।
जिन लोगों को ये पता है कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, अप्रॉक्स कितनी पॉपुलेशन है, उनको पता चलेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना इंपॉर्टेंट। जिनको ये पता है कि ग्लोबल जीडीपी में इस रीजन का कितना शेयर है, उनको पता चलेगा कि इंडो पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यूएसए क्या चाहता है? देखिए, अभी तक यूएसए का ऐसा था कि यूएसए जो है वो सारी हथियार और सारी चीज़ें, पैसे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था, लेकिन अब यूएसए ऐसा नहीं करना चाहता। यूएसए जो है पार्टनर्स ढूंढ रहा है, यूएसए लाइक माइंडेड देश ढूंढ रहा है। यूएसए का कहना यह है, अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लेटेस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी निकाली उसमें भी कहा है कि यूएसए जो है वो अकेला ये चीज़ नहीं कर सकता। यूएसए चाहता है कि हम सब कोऑपरेट करें, सब कोई जो है अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आए टेबल के ऊपर, ताकि अगर हमारी कोई वीकनेस है तो कोई दूसरा पार्टनर जो है ये वीकनेस को हटा देगा। अगर लेट्स से हमारे पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं है तो यूएसए हमें प्रोवाइड कर देगा, फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक मोर गिव एंड टेक। ये किसी एक देश का इश्यू नहीं है। नो डाउट यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर और टेक वॉर और ग्लोबल कंपटीशन चल रही है, लेकिन ये किसी एक देश का इश्यू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इश्यू है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉपुलेशन और मैक्सिमम कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो यूएसए का ये सोचना है कि हर किसी को अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो देना चाहिए। अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी ये मानता है, और पिछले 2 दशक के यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप समझेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि यूएसए ने हमेशा से ये माना है कि इस रीजन में, एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में, अगर भारत जो है वो आगे बढ़ता है, भारत उभरता है और ज़्यादा मजबूत बनता है, तो रीजनल लीडरशिप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूएसए का जो इंटरेस्ट है उसके लिए भी भारत जो है वो इम्पोर्टेंट। अगर स्ट्रॉन्ग इंडिया इज़ गुड फॉर यूएसए। हेल्थ, स्पेस, साइबर स्पेस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में यूएसए और भारत जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए जो है उसका कहना यह है कि अब एलाइज और पार्टनर्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहला कैसा था? बायलैटरल अलायंसेस थे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन कैसे हैं, फिर यूएसए और यूके के रिलेशन कैसे हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा जाता था। अब यूएसए क्या चाहता है कि अब हमारे जो मित्र देश हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप और इंक्रीज करें, एक नेटवर्क रीजनल आर्किटेक्चर क्रिएट हो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत यूएसए के भी मित्र हैं, एक दूसरे के भी अच्छे मित्र देश हैं। जापान और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, फिर ऐसे दूसरे देश, राइट। तो एक पूरा एक कॉम्बिनेशन हो यहाँ पर। भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एशिया का सबसे बड़ा। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर यूएसए और दूसरे देश इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या भारत जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा। तो भारत ने कहा ऐसा नहीं है, हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत से हम दुनिया के साथ व्यापार करना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ जो है भारत को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है समझाने के लिए, लेकिन ये अच्छा डिसीजन है आत्मनिर्भर भारत। अब भारत क्या कर रहा है? क्योंकि भारत ने कोई ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग से, यूएई के साथ अलग से, इसराइल के साथ अलग से, यूके के साथ, इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड टॉक को लेकर बातचीत चल रही है। तो ट्रेड की बात करें तो भारत इन सारे देशों के साथ अभी डिस्कशन कर रहा है। लेकिन हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि चाइना को छोड़कर बाकी जो लाइक माइंडेड देश हैं उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंडो पैसिफिक को अगर हम वर्सेस चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर ये ग्रुप भी आगे नहीं बढ़ेगा। पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है तो ओवरऑल पार्टनरशिप जो है वो हेल्थी होनी चाहिए, एक्सपांड होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ इट शुड बी, और यही हमारा एम्बिशन होना चाहिए, और ये इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूएसए की जो एक इच्छा है और भारत का जो एम्बिशन है, ये दोनों आज परफेक्टली मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। मूविंग ऑन, ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। और ये है आज का आपका नया प्रश्न कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को कौन सा क्रॉप सेंड करने वाला है। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ऐसे स्टाइल आपको लिखना है, वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया पहले से अभी तक के मेन पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर अब जीएस की तरह आप इसको नहीं लिखेंगे, राइट। जनरल स्टडीज़ के जो आंसर्स है उस हिसाब से नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे।
तो ये प्रैक्टिस ही है, राइट? अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, बट स्टार्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट, परफेक्शन नहीं, अगेन प्रोग्रेस को फोकस करना है। पहले ही दिन आपने ऐसे लिखना बैठ गए और परफेक्ट ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 100 ऐसे लिखने के बाद आज जहाँ पर हैं वहाँ से अच्छी पोजीशन पर हो गए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मीन्स आंसर राइटिंग की बात करें तो अमृता, रितिका, अर्पिता, सुष्मिता, प्राची, शाहदाब, राहुल, फिर मिशन आईएएस, मुझे आपका नाम नहीं पता है, यू शुड सेंड मी योर नेम, मिस्टर सोलंकी, फिर उत्कर्ष, कृति, नव, पंकज, शिवम, आप सभी के आंसर्स मैंने पढ़े, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स आपने लिखे हैं। कीप इट अप एंड आई विल सी यू सून गाइस। डोंट फॉरगेट टू शेयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं विद फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।